यूनाइटेड नेशंस ने भारत के दलित भाइयों SC/ST को लेकर क्या आरोप लगाए हैं? संयुक्त राष्ट्र इस मामले में क्यों घुस रहा है? भारत की सरकार ने $75 बिलियन बचाने के लिए अब कौन सा इनिशिएटिव उठाया है? और ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भारत की रैंकिंग्स कहां पर पहुंच गई हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश ने भारत के राफेल फाइटर जेट्स और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कमेंट किया है? फाइटर जेट्स डाउन होने की बात क्यों बोली है? इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो डायरेक्ट भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत सरकार के फंड्स में ऐसे लीकेज के बारे में जिसके ऊपर सरकार का ध्यान आज आया है, और पिछली सरकारों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं फ्लाइट चार्जेस के बारे में। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत आज की डेट में $75 बिलियन फॉरेन शिपिंग कंपनीज को फ्लाइट चार्जिंग्स पे कर रहा है। फ्लाइट चार्जेस का सिंपल मतलब होता है किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने की फीस या फिर चार्जेस, जिसको हम देसी भाषा में किराया या भाड़ा भी बोलते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि जब भी भारत किसी फॉरेन कंट्री से ऑयल, गुड्स, मर्चेंडाइज, रॉ मटेरियल या फिर कोई और सामान शिप के थ्रू मंगवाता है, तो फिर उस सामान को समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचाने के लिए शिपिंग कंपनी को जो किराए की पेमेंट की जाती है उसको ही फ्लाइट चार्जेस कहा जाता है। अब भारत के लिए सबसे बड़ा मसला ये बन गया है कि जिस स्पीड से भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सेम उसी स्पीड से फ्लाइट कॉस्ट भी भारत के अंदर लगातार बढ़ गई है। और हालात ये हो गए हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने इंटरनेशनल कंपनीज को $75 बिलियन के फ्लाइट चार्जेस पे किए हैं। शिपिंग इंडस्ट्री में कुछ इंडियन कंपनीज भी हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है। ऐसे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स भारत को फॉरेन कंपनीज को ही फ्लाइट चार्जेस पे करने होते हैं। हम GDP और अर्थव्यवस्था के मामले में तो 4th और 5th पोजीशन के ऊपर आ गए हैं, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि शिपिंग इंडस्ट्री में तो हम टॉप 15 के देशों में भी नहीं आते हैं। ग्लोबल मर्चेंट शिपिंग फ्लीट कैपेसिटी के मामले में भारत की रैंकिंग लगभग 16th से 18th पोजीशन के बीच रहती है, जहां पर हमारा ग्लोबल परसेंटेज शेयर की बात करें तो वो भी सिर्फ 1 से 1.2% के अराउंड है। यानी रैंकिंग्स के मामले तो हम कभी 16th, कभी 17th, कभी 18th और यहीं पर ऊपर नीचे चलते रहते हैं। टॉप 15 में तो कभी आए नहीं है। लेकिन अगर शेयर की बात करें तो पूरी दुनिया में हमारा शेयर मात्र 1% का है। चाइना के पास ग्लोबल शिपिंग फ्लीट कैपेसिटी का 20% शेयर अकेले है, जबकि ग्रीस के पास 16.4% का है। वहीं पर जापान के पास भी 9.9% यानी कि ऑलमोस्ट 10% का मार्केट शेयर है। चौथे के ऊपर अमेरिका है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि टॉप 10 देशों में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, साउथ कोरिया, जर्मनी एंड इवन ताइवान भी शामिल है। कहने का मतलब है कि अगर पिछली सरकारों ने इसके ऊपर ध्यान दिया होता तो आज की डेट में जो हम $75 बिलियन हर साल फॉरेन कंट्रीज की शिपिंग कंपनीज को फ्लाइट चार्जेस पे कर रहे हैं, ये चीज बचाई जा सकती थी। $75 बिलियन इतना बड़ा नंबर है कि हमारा डिफेंस बजट अराउंड 85 से 86 बिलियन होता है, और ये अमाउंट जिस तेजी से बढ़ रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि फ्लाइट चार्जेस भी कल को डिफेंस बजट को कहीं क्रॉस न कर जाएं, क्योंकि ग्लोबल वॉर्स, शिपिंग लेन्स के ऊपर हमले और क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों की वजह से फ्लाइट चार्जेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये $75 बिलियन दूसरे देशों की शिपिंग कंपनीज को पे करने से अच्छा है इंडियन शिपिंग कंपनीज को ये पैसा जाए। इसलिए भारत की सरकार ने अनाउंस किया है कि अगले 5 सालों में भारत 100 शिपिंग वेसल्स अपनी फ्लीट में ऐड करने का टारगेट रखकर चल रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल ने जानकारी दी है कि इस समय भारत के पास 1600 इंडियन फ्लैग्ड शिप्स हैं। सोर्सेस का कहना है कि भारत में शिपिंग कंपनीज ऑपरेट करना चाइना, सिंगापुर या ग्रीस के मुकाबले 16 से 20% ज्यादा महंगा पड़ता है। भारत सरकार शिप्स के ऊपर कई सारे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाती है, जो कि फॉरेन कंट्रीज के शिपिंग वेसल्स के ऊपर वहां पर उन देशों में नहीं लगते हैं। इसलिए शिप बिल्डिंग और न्यू शिप्स ऐड करने से ज्यादा फोकस डोमेस्टिक शिपिंग इंडस्ट्री में बड़े रिफॉर्म्स करने और टैक्स रिफॉर्म करने के ऊपर होना चाहिए, वरना शिप्स की संख्या 1600 से बढ़कर 1700 भी हो जाएगी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेशनल शिपिंग बोर्ड ने भारत की सरकार को 5 मेजर रिफॉर्म्स की लिस्ट भेजी है, ताकि भारत में न्यू शिपिंग कंपनीज खड़ी हों और ग्लोबल लेवल के ऊपर ऑपरेशंस कर पाएं। क्योंकि अगर ये $75 बिलियन भारत से बाहर जा रहे हैं और ये अमाउंट हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है, तो फिर इंडियन शिपिंग कंपनीज के सक्सेसफुल होने से ये पैसा भारत से बाहर जाने से तो बचेगा ही, इसको हम रोक सकते हैं। लेकिन साथ में इंडियन शिपिंग कंपनीज दूसरी कंट्रीज के गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर जो वहां से बिलियन ऑफ डॉलर्स की कमाई करेंगी, वो भी भारत आ सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर, और इस बार बांग्लादेश ने अपनी औकात से बाहर आकर स्टेटमेंट इशू की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने चाइना से J-10 7E फाइटर जेट्स परचेज करने की अनाउंसमेंट की है। अब बांग्लादेश जिस मर्जी देश से अपना कोई भी फाइटर जेट परचेज कर ले, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन अपने J-10 फाइटर जेट्स के परचेज की अनाउंसमेंट करते हुए बांग्लादेश ने भारत के राफेल फाइटर जेट्स का नाम इस्तेमाल कर लिया और भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का भी जिक्र किया है। ये जो आप वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के एडवाइजर जाहिदुर रहमान। इसने कुछ घंटे पहले ढाका में एक प्रेस रिलीज कर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है। इसका कहना है कि बांग्लादेश ने चाइना से J-10 7E फाइटर जेट परचेज करने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि ये फाइटर जेट्स काफी एडवांस हैं और पिछले साल जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें भारत के कई सारे फाइटर जेट्स डाउन हो गए थे, उसमें पाकिस्तान ने इन्हीं J-10 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया था। इन फाइटर जेट्स के पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, इसलिए बांग्लादेश ने इनको सिलेक्ट किया है। इसके आगे इनका कहना है कि राफेल फाइटर जेट्स को दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है, लेकिन उस तरह की कॉम्बैट सिचुएशन में भी चाइना के बनाए J-10 फाइटर जेट्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए हमको भी उम्मीद है कि ये J-10 फाइटर जेट्स चाइना से परचेज किए जाएंगे। इसके आगे तारिक रहमान के एडवाइजर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश के लिए अच्छा होगा कि बांग्लादेश के पास एक अच्छा फाइटर जेट रहे, ताकि वो किसी के सामने ना झुके, ना ही किसी के इन्फ्लुएंस में आए, क्योंकि बांग्लादेश को अपनी फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेने की क्षमता उनके पास होनी चाहिए। ये कहना है बांग्लादेश का। अब ये चाइना से J-10 फाइटर जेट्स परचेज करने के पीछे का कारण बता रहे हैं कि इस फाइटर जेट ने ऑपरेशन सिंदूर के समय इंडियन एयरफोर्स के जेट्स डाउन किए थे और ये इंडियन राफेल फाइटर जेट्स के मुकाबले का फाइटर जेट है, इसलिए ये J-10 परचेज कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत ने कई बार बोला है कि भारत का एक भी फाइटर जेट पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में डाउन नहीं हुआ था, फिर भी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा कर रहा है कि भारत के जेट्स डाउन हुए थे, यानी पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहा है। फिर ये बोलते हैं कि भारत इनके साथ अच्छा बर्ताव क्यों नहीं करता है। अगर इनको चाइनीज फाइटर जेट लेना है तो ले लें, भारत के नाम पर क्यों सफाई पेश की जा रही है? क्या ये फाइटर जेट्स भारत के राफेल फाइटर जेट के खिलाफ इस्तेमाल होने हैं? मे भी बांग्लादेश इस ख्याल में हो कि पाकिस्तान ने क्योंकि J-10 की मदद से इंडियन राफेल फाइटर जेट को टक्कर दे दी थी, तो हम भी J-10 से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को डाउन कर लेंगे, और ये लोग तभी इस तरह का ख्याली पुलाव बना रहे हैं, या फिर ये लोग जानबूझकर अपने देश की भूखी नंगी अवाम को एक चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि सामने से बांग्लादेश की तरफ से भारत को लेकर इतने उल्टे सीधे बयान आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सामने से भारत की सरकार बांग्लादेश के साथ लगातार नरमी बरत रही है। हम बांग्लादेश को लगातार डीजल भी भेज रहे हैं और यहाँ से बिजली भी भेज रहे हैं। इसके साथ ही काफी सारे गुड्स और सामान आज भी भारत और बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए बांग्लादेश की सीमा में भेजा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए बांग्लादेश को डीजल, इलेक्ट्रिसिटी या फिर ये जो गुड्स की सामान की सप्लाई है, क्या इसको रोक देना चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशंस और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भारत से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें भारत के लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, दलित और रोहिंग्या रिफ्यूजीज के साथ ह्यूमन राइट वॉयलेशंस कर रहे हैं। भारत में SC, ST, दलित और रोहिंग्यास के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस गंभीर रूप से चिंतित है, ये कहना है संयुक्त राष्ट्र का। UN कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा है कि बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स यानी बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमानों के ऊपर भी भारत में लगातार क्रैकडाउन हो रहा है। यानी जो भारत की सरकार बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर इनको वापस बांग्लादेश भेजने का प्रोसेस कर रही है, ये चीज यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग गलत है। इनका कहना है कि भारत में रेफ्यूजीज और नॉन सिटीजन्स के साथ बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, और साल 2017 के होम अफेयर्स ऑर्डर और अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद इन ग्रुप्स को लगातार टारगेट करने वाले लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशंस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पुलिस के स्टॉप्स और चेकिंग में रेशियल, सोशल और रिलीजियस प्रोफाइलिंग हो रही है और जानबूझकर इनको टारगेट किया जाता है। इसके अलावा भी यूनाइटेड नेशंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के ऊपर कई सारे बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, लेकिन मेन क्रक्स ये है कि इससे पहले माइनॉरिटीज, इंडियन मुस्लिम्स और रोहिंग्यास के साथ भेदभाव के आरोप लगते थे, और इस बार यूनाइटेड नेशंस की कमेटी ने सारी हदों को पार करते हुए स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट और दलित के नाम भी मेंशन कर दिए हैं। यानी इनके अकॉर्डिंग अब भारत के अंदर SC, STs और दलितों के साथ भी सेम उसी तरह से अत्याचार होने लगे हैं जैसे मुस्लिम माइनॉरिटीज, बंगाली मुस्लिम, रोहिंग्यास के ऊपर होते हैं। ये कहना है यूनाइटेड नेशंस का। अब ये यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की कमेटी न्यूयॉर्क से बैठकर भारत में अलग अलग कम्युनिटीज के बीच नफरत, डिवीजन और जात पात और खुद ही भेदभाव को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद ही कई सारे NGOs, सोशल एक्टिविस्ट, लेफ्ट लिबरांडूज, ये लोग इसी तरह की कमेटी की रिपोर्ट्स का हवाला देकर ही समाज के अंदर और नफरत फैलाते हैं। अब आप ही नीचे कमेंट कर अपनी राय बताओ कि यूनाइटेड नेशंस का क्या इलाज किया जाना चाहिए, और ये क्यों रिलीजन के बाद अब कास्ट और ट्राइब के बेसिस के ऊपर भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट के बारे में,
जो कि 12 से 13 सितंबर को भारत होस्ट करने वाला है। दरअसल ब्रिक्स समिट में कौन से देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आने वाले हैं, उसकी इनवाइट लिस्ट और गेस्ट लिस्ट सामने आ गई है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स के जो 10 सदस्य देश हैं, 5 पुराने और 5 नए, इन सब के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भारत में प्रेजेंट होंगे। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी कंफर्मेशन दे दी है कि वो भी ब्रिक्स समिट अटेंड करने भारत आएंगे। शी जिनपिंग 7 साल के बाद भारत विजिट कर रहे हैं और अपने साथ 400 लोगों का एक बहुत ही बड़ा डेलीगेशन भारत लाने वाले हैं। ब्रिक्स की साइडलाइंस के ऊपर भारत के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी वो चाइना के साथ ही होगी, क्योंकि 4 से 5 साल तक दोनों देशों के रिलेशंस में काफी बड़ा ब्रेक आ गया था। अब उसको फिल करने के लिए कुछ बड़ी डील्स और एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी प्रेजेंट रहेंगे। इवन ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान भी भारत आ रहे हैं। बस एक यूनाइटेड अरब अमीरात है जिनके रूलर और प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ये खुद ही भारत नहीं आ रहे हैं। उनकी जगह उनके बेटे क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ये भारत आ रहे हैं। माना जा रहा है कि यूएई के प्रेसिडेंट ईरान के प्रेसिडेंट के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो अपने बेटे और क्राउन प्रिंस को भारत भेज रहे हैं। ब्रिक्स देशों के अलावा भी भारत सरकार ने कुछ और कंट्रीज को इनवाइट किया है जो ब्रिक्स के सदस्य नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत को G7 समिट में इनवाइट किया जाता है जबकि भारत मेंबर नहीं है, वैसे भारत ने भी ब्रिक्स आउटरीच समिट रखा है जिसमें भारी देशों को इनवाइट किया गया है। इस लिस्ट में बांग्लादेश का नाम सबसे टॉप के ऊपर है। बांग्लादेश के साथ साथ बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उसके बाद कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्थ, उसके बाद मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम और उसके बाद क्यूबा, नाइजीरिया, युगांडा, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट या फिर इनके प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे। इनको भी इनविटेशन दिया गया है।